Hello students, welcome to our physics class. This is Vivek Misra, your physics teacher, and we are reading our 11th class physics chapter 4, motion in plane. Okay, our today's topic is projectile motion. This is very important topic for 11th class. Okay, so here what is projectile motion? पहले तो हम जान लेते हैं प्रोजेक्टाइल क्या होता है. मोशन तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. द बॉडी विच इज इन मूविंग फॉर्म इज कॉल्ड मोशन. बट व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? ठीक है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? तो हिंदी में प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है प्रक्षेप, मतलब एक चीज, पिंड. ठीक है, ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई 2D डायमेंशन में मूव कर रहा है. और कैसा पाथ कवर कर रहा है? पैराबोलिक या ट्रेजेक्टरी टाइप का. ट्रेजेक्टरी या पैराबोलिक मतलब ये यहां से कोई चीज आपने फेंकी और ये कुछ इस डिस्टेंस को कवर करते हुए, इस स्लोप को कवर करते हुए यहां जाके गिर गई. लाइक अ बॉल, एक गेंद आपने यहां से फेंकी, यहां से थ्रो की और ये इस पाथ को कवर करते हुए जाके यहां पे जाके रेस्ट में आके फिर से अर्थ पे क्या हुई? गिर गई. तो ये किस टाइप का मोशन हुआ? आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये वाई एक्सिस मान लेते हैं. ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस पे भी मूव कर रहा है. मतलब ये 2D डायमेंशन में मूव कर रहा है. ये सो रहा है उसमें. ये किस डायमेंशन में मूव कर रहा है? 2D. 2D मीन्स एक्स में भी मूव करना चाहिए और वाई में भी. ठीक है, और ये मोशन इन प्लेन का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी चीज जो 2 डायमेंशनल मूव करे और मोशन इन प्लेन का ही एग्जांपल होगा. तो यहाँ पे ये गेंद किधर मूव कर रही है? एक्स में भी और वाई में भी. तो ये मोशन इन प्लेन का एग्जांपल हुआ. दूसरा, इसने कौन सा पाथ कवर किया? तो इस शेप को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री. ठीक है, ट्रेजेक्ट्री या पैराबोलिक, हिंदी में परवलय. ठीक है, कुछ इस तरीके का जो मूवमेंट होता है इस शेप में, तो इस डिस्टेंस का ये शेप कहलाता है ट्रेजेक्टरी या पैराबोलिक. इसने कुछ ऐसा ही पाथ कवर किया. और जब हम एक गेंद, फुटबॉल या कोई भी पत्थर का टुकड़ा वगैरह फेंकते हैं, ठीक है, तो हमने एक बार उसको जैसे ही थ्रो किया, एक हमने उसको क्या दिया होगा? फोर्स, एक वेलोसिटी से फेंका होगा. फेंकने के बाद हमारी वेलोसिटी उसमें जैसे ही पुट होती है वैसे ही वो अर्थ या एयर के अपोजिट में मूव करना चालू कर देता है. ठीक है, ये मूव करते हुए कुछ मैक्सिमम हाइट तक गया. ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद जहां पे हमारा फोर्स 0 हो गया, वहीं से ये क्या होना शुरू हो जाएगा? नीचे आना शुरू हो जाएगा. जब तक हमारा फोर्स काम किया तब तक इसकी वेलोसिटी वही थी जिस वेलोसिटी से हमने फेंका था. लेकिन जैसे ही एक मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? 0. वहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करने लगेगा और वो इसको क्या करेगा? खींचना शुरू करेगा. ठीक है, और कुल मिला के ये आके फिर से अर्थ पे गिर जाएगा. तो इसने एक पाथ कवर किया. इस पाथ को कहते हैं ट्रेजेक्टरी. ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट था जिसको हमने एक फोर्स से फेंका था, इसने 2D डायमेंशन में मूव किया. मतलब ये किस टाइप का मोशन हुआ? मोशन इन प्लेन. और तीसरा, ये किसकी इन्फ्लुएंस में मोशन कर रहा है? इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, दिख रहा है ये? ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है. तो इसकी डिफिनेशन से देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है. अ प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू एनी बॉडी. ठीक है, कोई भी ऐसी बॉडी, उसको हम प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं विच, जो कि वंस थ्रोन इनटू स्पेस, एक बार हम स्पेस में फेंक दें, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, किसी भी इनिशियल वेलोसिटी के साथ अगर उसको हम एक बार स्पेस में फेंक दें, देन मूव्स देयर आफ्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बीइंग एनी इंजन और फ्यूल. उसके बाद जैसे ही हमने फेंका, वो जितनी भी देर मूव करेगा स्पेस में, उसमें ना कोई इंजन लगा होगा, ना कोई फ्यूल वर्क कर रहा होगा. मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क ही नहीं कर रहा होगा. वो हमारे फोर्स के कारण स्पेस में ट्रेवल कर रही है और उस पर केवल एक ही इन्फ्लुएंस वर्क कर रहा होगा. क्या? कौन सा? इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, और इसने जो पाथ कवर कर रखा होगा, द पाथ फॉलोड बाई प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी.
तो एक तरीके से प्रोजेक्टाइल क्या हो गया, वह ऑब्जेक्ट जो स्पेस में फेंका गया और उसने एक ट्रेजेक्टरी पाथ कवर किया, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल और इसकी मोशन को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये पूरी की पूरी मोशन किस में होगी, इन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब ये 3 तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन 4 तरीके से शो कराया जा सकता है। कैसे कैसे, ये मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा। पहला तरीका हो गया कि आप एक प्लेस पे खड़े हैं और आपने एक बॉल को स्पेस में कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया और ये कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, एक टाइम पे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर से अर्थ पे आ जाएगी। तो ये मोशन आप देख रहे हैं, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। ओके, पहला मोशन ये हो गया क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस पे भी मूव कर रहा है। दूसरा, आप किसी टावर पे या किसी छत पे या कुछ हाइट पे खड़े हैं, ठीक है, वहां से आपने कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकी तो फिर से वो कहाँ आ जाएगी, अर्थ पे। ठीक है, ये मोशन भी क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि इसने भी ट्रेजेक्टरी पाथ कवर किया है इन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ट्रेजेक्टरी का शेप चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं हो, कुल मिला के शेप पैराबोलिक ही बनना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ से शुरू हो और यहाँ पे आके खत्म हो, वो कैसा भी, ऐसा भी स्लोप बन सकता है, डायरेक्ट ऐसा भी स्लोप बन सकता है। ठीक है, अभी अगला वाला ऐसा ही, अगर आप एक टावर पे खड़े हैं, ठीक है, आप किसी फोर्स से या किसी भी इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऐसे करके गेंद फेंक देते हैं, ऐसे भी तो फेंका जा सकता है। ठीक है, ऊपर ना फेंक करके हम क्या कर दें, एक एंगल पे फेंक दें, फेंका जा सकता है ना एक हाइट से, तो ये भी पाथ कैसा होगा, ट्रेजेक्टरी। ठीक है, और ये भी मोशन कौन सा मोशन कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और चौथा और लास्ट प्रोजेक्टाइल मोशन इस टाइप का होता है कि हम एक मैक्सिमम हाइट पे खड़े होकर के कोई चीज क्या कर दें, रेस्ट पोजीशन से इनिशियल वेलोसिटी ना दे करके केवल छोड़ दें। ठीक है, गिरा दें ऐसे, मतलब अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी दी तो कुछ इस तरीके से जाएगा, वो एंगल पे जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने गिरा दिया ऐसे करके तो ये नॉर्मली विदाउट एनी एंगल डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो इन 4 टाइप के मोशन हो सकते हैं प्रोजेक्टाइल फॉर्म में। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को सबसे पहले लेके चलते हैं और इसमें दिखाते हैं किस तरीके से ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट कवर की। उसकी मैक्सिमम हाइट अगर हमको निकालनी होगी तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसकी, वो उस ऑब्जेक्ट की रेंज कहलाएगी। ठीक है, इन तीनों शेप को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, रेस कर दे रहा हूँ। अब फर्स्ट वाला शेप आप देखिए, तो यहाँ पे आप रेस्ट पोजीशन में थे और आपने कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में थ्रो किया किसी इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, यू। ठीक है, और ये मूव करता हुआ कुछ मैक्सिमम हाइट तक गया। इसकी मैक्सिमम हाइट यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद फिर से क्या होने लगा है, नीचे डाउन आने लगा है ना, तो कहने का मतलब ये पॉइंट इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट। इसको हम शो कराएंगे कुछ एच से, ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कुछ टाइम लगा होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगा होगा। तो यहाँ पे 2 टाइप का टाइम पूछेगा क्वेश्चन में, पूछेगा पहला टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रीचिंग मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो ये टी निकालेंगे और पूछेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पूछेंगे, इस ऑब्जेक्ट की टोटल फ्लाइट में कितना टाइम लगा, मतलब पूरा। तो t इक्वल टी से कहेंगे कैपिटल T, और ये भी t ऐड करेंगे और ये भी t ऐड करेंगे, मतलब ये 2t हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको इस वाले मोशन में
मोस्टली चीज़ें निग्लेजिबल मान के चलनी है, लाइक एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे ना के बराबर वर्क कर रहा है। अगर आप ऐसा मान के चलेंगे कि एयर रेजिस्टेंस भी वर्क कर रहा है तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट हाइट नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन एजम्पशंस को ना के बराबर मान के चलना है। तो इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम इसको नीचे आने में भी लगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वेक्टर वाले में कुछ कंपोनेंट्स देखे थे, जहाँ पे मैंने बताया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो उसके लिए ये वाला कंपोनेंट्स और ये वाला कंपोनेंट यू एक्स, मान लो अगर ये यू से जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ये एक्स वाला कहलाएगा यू एक्स और वाई वाला कहलाएगा यू वाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो सपोज दैट ये इससे कुछ ना कुछ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या होगा, एंगल थीटा। इस पे हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो जितना परपेंडिकुलर ये होगा, जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी भी होगी, जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी भी होगी। ये अगर एंगल थीटा, तो ये वैल्यू निकालने के लिए मान लेते हैं ए वी सी एंड डी। अगर हमको वैल्यू वी और सी निकालनी है ये, तो क्या करेंगे, बी सी मतलब हमारे लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर। और बी सी निकालने के लिए परपेंडिकुलर अगर हमारे पास हाइपोटेनियस है और थीटा है, क्या है, हाइपोटेनियस और थीटा मतलब एंगल, तो हम कौन सा थीटा लगाएं कि हमारा परपेंडिकुलर निकल जाए, साइन थीटा, ठीक है। 10th में आप लोगों ने देखा था कि परपेंडिकुलर और अगर आपके पास हाइपोटेनियस है आप साइन थीटा यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन थीटा है, क्या है, थीटा। तो कौन सा थीटा यूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आता है, तो दो है आपके पास, कोसेक और साइन, ठीक है। इन्हीं दोनों में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात की जाती है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा यूज करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बी सी, तो साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। और ए सी की वैल्यू हमने क्या दे रखी है, यू, मीन्स यू। बी ए इधर डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, मतलब बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यू साइन थीटा, ठीक है। इस एंगल के लिए यही वाला परपेंडिकुलर होगा ना, और ये वाला क्या होगा, बेस। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी वाली लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। इन दोनों में कोई भी परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है, ये उनके एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। जैसे राइट एंगल एट एंगल बी, देन फॉर एंगल ए दिस साइड इज द परपेंडिकुलर एंड दिस साइड इज द बेस, ठीक है। अगर एंगल ए की बात की जाएगी तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और एंगल से लगी हुई साइड बेस। लेकिन अगर एंगल सी की बात की जाएगी तो एंगल सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये साइड बेस, मतलब एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे, ठीक है। हाइपोटेनियस 6 सबसे बड़ी वाली लेंथ हाइपोटेनियस, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस किसके अकॉर्डिंग फिक्स होंगे, एंगल के अकॉर्डिंग। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और एंगल से लगी हुई साइड बेस, बड़ा वाला तो फिक्स है ना। तो सी के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए इस वाली लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, u साइन थीटा। जितना BC है उतना ही AD भी है, मतलब u y की वैल्यू क्या आ जाएगी, u साइन थीटा। और AB इसकी लेंथ निकालनी है, ये हमारे लिए इस एंगल के लिए ये क्या होगा, बेस, और हमारे पास है क्या, हाइपोटेनियस। तो cos थीटा लगाते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा, और हाइपोटेनियस u ना, AC क्या है हमारा, u, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। AB इज इक्वल टू u cos थीटा, कोई दिक्कत। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, u cos थीटा, ठीक है। कुछ ऐसा ही ना, हाँ क्लियर है बेटा।
ए बी की वैल्यू क्या आ गई यू कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आ गई ए डी की यू साइन थीटा। ठीक है, मतलब जो y वाला कंपोनेंट होगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी u है तो ये वाला हमारा कहलाएगा यू वाई, और ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा यू एक्स। यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी यू साइन थीटा, और यू वाई की वैल्यू हो जाएगी यू कॉस थीटा। ठीक है, मतलब अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो और एंगल दे रखा हो तो एक्स एक्सिस पे उसकी वेलोसिटी और वाई एक्सिस पे अलग अलग वेलोसिटीज निकाल सकते हो। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू रख करके, जैसे मान लो कि दे दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी से ऊपर फेंका जा रहा है। ठीक है, एक मिनट पॉज करो यार। कि आप लोगों ने यहाँ पे कंपोनेंट्स देख लिए। अगर कोई चीज़ इनिशियल वेलोसिटी मान लो आपको दे रखी है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई गेंद है हम जो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, अगर उस आपको एंगल उसने दे रखा है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, u मीन्स 15, साइन थीटा मीन्स साइन 30। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, पक्का ना? आ जाएगा कितनी 7.5, 17.5 मीटर पर सेकंड, 7.5। ठीक है, और अगर पूछ लिया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स, दिख रहा है उसमें भी देखते रहना, दिख रहा है ना ये पॉइंट, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा मीन्स यू 15 गुणे कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है ना, 15 √3/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोग क्या निकालोगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, हमको कैलकुलेट क्या क्या करना है। सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर ली, ये मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं कि टी टाइम में, कितने टाइम में, टी टाइम में। अच्छा ये बताओ दो तीन चीज़ें यहाँ पे अगर हमने u वेलोसिटी से फेंका था कोई चीज़, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से फेंका था, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहीं पे हमने एक्सटर्नल एक्सीलरेशन दिया है, यहाँ पे एक्सीलरेट किया इसको हॉरिजॉन्टली, देखो केवल इस डायरेक्शन में देखो, तो कहीं भी कोई अदर एक्सीलरेशन इस पर वर्क कर रहा है, तो हमको पता है अगर कहीं भी अदर एक्सीलरेशन वर्क ना करे तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है। अगर एक्सीलरेशन वर्क करेगा तो या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या तो घटेगी, लेकिन अगर एक्सीलरेशन वर्क ही नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे u रहेगी, यहाँ भी u रहेगी, यहाँ भी u रहेगी, हर जगह ये क्या चलेगी, u ही। यहाँ टकराते टाइम भी क्या रहेगी, u हॉरिजॉन्टल पे। लेकिन वर्टिकली आप देखिए तो यहाँ पे हमने फेंका कुछ वेलोसिटी से, ये ऊपर हमारी वेलोसिटी से जा रही है, और वर्टिकली जाते हुए लगातार ये हमारी वेलोसिटी कम होती जा रही है। यहाँ पे आके वेलोसिटी 0, फिर इस पर क्या वर्क करना शुरू कर दिया, ग्रेविटी। ठीक है, और कहने का मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। तो जब हम वर्टिकल वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा g, स्मॉल g, वो भी एक टाइप का एक्सेलरेशन ही है ना। तो जब भी हम वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात करेंगे ए वाई, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, -g। ठीक है, लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात करेंगे ए एक्स, तो कितना होगा, 0। मतलब हॉरिजॉन्टली उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं उसकी स्पीड में, उसकी वेलोसिटी में, तो हर जगह पे u ही वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन वर्टिकली अगर हम देखें तो ये ऊपर जा रही थी तब भी इस पे ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही होगी, और नीचे आ रही थी तब तो खींच ही रही होगी। ठीक है, और हर जगह पे -g ही वर्क करेगा। नीचे आएगी, ये ऊपर जा रही होगी तब भी g नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, उसे नीचे की तरफ खींच रहा होगा, और नीचे आना शुरू हुई तब भी g नीचे की तरफ ही खींच रहा होगा। तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, माइनस में। वर्टिकली एक्सेलरेशन जो होगा, वर्टिकल एक्सेलरेशन वो -g होगा, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें टाइम पीरियड की t की, तो हम वर्टिकल से निकाल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल से। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं ये जान लो। हमारे पास u y की वैल्यू है, क्या है, u साइन थीटा,
ए वाई की वैल्यू है, क्या है, माइनस जी। ए मीन्स एक्सेलरेशन, ठीक है। यू वाई की यू कॉस थीटा, यू वाई की क्या है, यू कॉस थीटा। कॉस थीटा थी, कुछ नहीं, साइन थीटा थी। ये कॉस थीटा होगा और ये साइन थीटा होगा। वहाँ पे तुम लोगों ने देखा नहीं था, देखो जब मैंने बताया था तो ये नीचे वाली लाइन पे क्या था, बेस था ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा वाला ना, और ये वाला क्या था, साइन थीटा, ठीक है ना। इतना देखते रहा करो तो बोल दिया करो बीच में। एक्सेलरेशन ऑफ वर्टिकल फील्ड, वर्टिकल फील्ड पे एक्सेलरेशन कौन सा वर्क करेगा, माइनस जी। यू एक्स इक्वल टू क्या होगा, यू कॉस थीटा होगा ना, यू एक्स वाला यू कॉस थीटा, और ए एक्स कितना होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हमारे पास वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, निकालना है टाइम टी। कैसे निकालोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है हमारे पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमारे पास वेलोसिटी है ना, टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन भी है। फर्स्ट इक्वेशन लगाएं, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, 0, ठीक है। वी वाई कितनी होगी, 0, क्यों, क्योंकि लास्ट में आके ऑब्जेक्ट रुक गया है। अब देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्यों लगा रहे हैं, ये क्यों नहीं लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे सपोज करो ये वाला भी तो यूज कर सकते थे, हम वर्टिकल वाला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना है, 0, और ए वाला अगर 0 कर देंगे तो टाइम भी साथ में क्या हो जाएगा, 0। अब हम निकाल क्या रहे हैं, टाइम, टाइम पीरियड निकालना है ना। अब टाइम ही निकालना, अगर टाइम ही 0 हो गया तो निकलेगा टाइम, तो इसलिए हम फर्स्ट वाला लगाएंगे। v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन सा वाला u काम करेगा, वर्टिकल वाला u y प्लस a, एक्सीलरेशन कितना है, माइनस जी, एंड टाइम t निकालना है ना। तो ये हो जाएगा 0, u y की वैल्यू u साइन थीटा है ना, माइनस जी टी, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन, क्लियर है इतना। मतलब अगर मैक्सिमम हाइट कवर करते हुए उसको टाइम पूछा जाए, ठीक है, टाइम फॉर कवरिंग मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट में कितना टाइम लगा, कितना टाइम वो स्पेस में रहा, तो यहां से लेकर के यहां तक का टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो कैपिटल टी हो जाएगा 2t, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में t टाइम लगा था और फिर से नीचे आने में कितना लगेगा, t टाइम, तो t और t 2t हो जाएगा ना, t टाइम तक ऊपर रहा और t टाइम तक नीचे रहा, स्मॉल t। तो पूरा का पूरा अगर फ्लाइट का टाइम पूछ लिया जाए यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से फेंका और यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, तो कैपिटल T इक्वल टू 2 इंटू टी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा या टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 इंटू टी की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा अपॉन, क्लियर है। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तो ये वाला फार्मूला, और टाइम फॉर रीचिंग मैक्सिमम हाइट पूछे तो ये वाला फार्मूला, टी मैक्स, ठीक है। ये इतना नोट करो, उसके बाद मैं हाइट और रेंज निकलवा के दिखाता हूं, ठीक है, जल्दी से नोट करो कॉपी में। हाँ, अब हम लोग को देखना है मैक्सिमम हाइट कितनी कवर की इसने, वर्टिकली कवर कर रहा है ना, मैक्सिमम हाइट, हाइट मीन्स इसकी क्या होगी, डिस्टेंस ही इसकी हाइट होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है ए वाई कितना है, माइनस जी, और है यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, और वी वाई है कितना, 0 है ना। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से चीज़ें हों और हमको एक डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे,
डिस्टेंस दियो, एक्सीलरेशन दिया हो और इनिशियल वेलोसिटी दी हो और फाइनल वेलोसिटी दी हो, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे? थर्ड वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम की बात की जा रही है और सेकंड वाले में टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे? थर्ड। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कुछ ऐसा ही है ना। v की वैल्यू कितनी है? 0। u कौन सा वर्टिकली चल रहा है, तो कौन सा वाला u को वर्क करेगा? uy की ux? uy का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस जी और s की वैल्यू h, यही h निकालना है हमको, है ना। ये हो जाएगा 0। uy मतलब u साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -2gh हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और ये माइनस में है, इधर ले आएंगे तो प्लस में। इसको इधर इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इस h की हमको वैल्यू निकालनी है, इसी के लिए फार्मूला वो कर डिराइव कर रहे हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो u का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और h इक्वल टू हो जाएगा 2g, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आ गया मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, उस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट। ठीक है, जल्दी से इसे कैलकुलेट करो। उसके बाद मैं रेंज दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी उसने ट्रेवल की। अब लास्ट हमको देखना है कितनी उस ऑब्जेक्ट ने, उस प्रोजेक्टाइल ने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की, उसका टोटल रेंज r। ठीक है, और ये रेंज कौन सी एक्सिस पे है? x एक्सिस पे। तो कौन सी वेलोसिटी वर्क करेगी? ux वाली। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, कुछ ऐसा ही फार्मूला है। ये रेंज हमारा एक टाइप का डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, और स्पीड क्या है इसकी? ux और टाइम t, कैपिटल T। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक आने में पूरा टाइम t लगा होगा, कैपिटल T। ठीक है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कैपिटल T था ना। रेंज r इज इक्वल टू ux, कितना हो जाएगा? u cos थीटा होगा। ux क्या है? u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? 2u साइन थीटा अपॉन g, कुछ ऐसा ही था। r इज इक्वल टू हो जाएगा u, और u कितना हो जाएगा? u का स्क्वायर मल्टीप्लाई में, उसके बाद 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन g। ठीक है, क्लियर है। अब ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू था साइन 2 थीटा। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो थर्ड चैप्टर एक बार फिर से पढ़ेंगे मैथ्स में। ठीक है, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या था? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था ना। तो देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अपान में जी। ये आ गया रेंज निकालने का फार्मूला। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से नोट करो, फिर इसमें 2 चीज़ें मुझे और बतानी है बस, बाकी ये एक टाइप खत्म हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे एक चीज़ देख लो, कभी कभी पूछता है, वैसे 11th में तो नहीं लेकिन आगे पूछेगा तुम लोगों से, आगे अगर एनडीए वगैरह की तैयारी करोगे तो पूछेगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट वाज हिटिंग द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा था उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, और उस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी थी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा था इस टाइम पे कुछ ऐसे आके हिट करेगा। ठीक है, ये वाली साइड ux और ये वाली साइड uy। ठीक है, क्लियर। अब अगर हमसे वेलोसिटी पूछता है तो वेलोसिटी को हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे, वेक्टर v। ठीक है, वेक्टर v ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल टू हो जाएगा
ये यू वाई ये किसका कैप होता है? जे का। और ये यू एक्स किसका कैप होता है? आई का। यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। ठीक है, जब हमसे पूछता है, सॉरी यहाँ तक लेना है पूरा, जब हमसे पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट वाज हिटिंग द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा था उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, तो यू एक्स मैंने पहले से निकाला था। ठीक है, सपोज दैट यू एक्स हमारा रहा होगा 15√2, कुछ ऐसा रहा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे यू एक्स की जहाँ पे क्या 15√2 आई कैप प्लस यू आई मान लो आ जाता है 15/√2 जे कैप। कुछ इस तरीके से वेलोसिटी आएगी। आई कैप और जे कैप मतलब वेलोसिटी में एक साथ क्या दिखाएंगे? डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर स्पीड पूछता है, ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट हिट कर रहा था उसकी स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी के लिए तो आप आई कैप जे कैप दोनों साथ में दिखाएंगे। यू एक्स कैसे निकलेगा मैंने पहले बता दिया, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। यू की वैल्यू दी होगी, कॉस थीटा की वैल्यू दी होगी, यू एक्स निकाल लोगे, यू वाई भी निकाल लोगे यू साइन थीटा से। ठीक है, जितनी भी वैल्यू आ जाए, मान लो कि 2, 3, 4 कुछ भी आता है, ठीक है, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा की वैल्यू उसको यहाँ पे रखोगे आई कैप के साथ में, तो आ जाएगी हमारी वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन जब स्पीड पूछता है तो हमको पता है स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और इसको निकालने का फार्मूला होगा पहले वाले का स्क्वायर, यू एक्स जो दिया रहेगा हमारा, जैसे 15√2 है तो इसका स्क्वायर, यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर अंडर रूट में, ये वेलोसिटी निकालने का मतलब मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है। और जो मैग्नीट्यूड आएगा वही हमारी क्या होगी? स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी में तो आई कैप और जे कैप साथ में आएंगे, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिखानी रहेगी। लेकिन जब स्पीड पूछेगा, ठीक है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो वहाँ पे अंडर रूट में यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर, मतलब जैसे कुछ यू एक्स की वैल्यू आ गई 3 और यू वाई की आ गई 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 + 16 आ जाएगा 5। ये एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड, जब भी स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में, जब भी वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकंड में। तो कभी अगर ऐसा लिखा दिख जाए कहीं भी v = 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, समझ लेना कि 2 डायमेंशनल मोशन है एक टाइप का, और ये क्या दे रखा है? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा। ठीक है, जब भी इसकी स्पीड पूछेगा तो तुरंत यस = मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और वही वाला फॉर्मूला लगा देना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से कैलकुलेट। तो ये पहला वाला प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट टाइप मैंने बता दिया। इसका एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, एक न्यूमेरिकल। ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड टाइप बताऊंगा। ओके, तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक, हाँ, न्यूमेरिकल, इस पे एक न्यूमेरिकल देख लो। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, यू दे रखा है। ठीक है, एक इनिशियल वेलोसिटी से एक गेंद को फेंका जाता है, कुछ इस तरीके से आके गिरती होगी नीचे। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे कितना डिग्री बना रहा है? ये 30 डिग्री। ये वाला कितने डिग्री है? थीटा 30 डिग्री, मतलब थीटा भी दे रखा है हमको। कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अभी अभी फार्मूला बताया मैक्सिमम हाइट का। दूसरा, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल, मतलब इस लेवल से फेंका गया था और इसी लेवल तक आने में कितना टाइम लगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, क्या? कैपिटल टी। ठीक है, और तीसरा पूछ रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल। थ्रोअर यहाँ खड़ा था और इसी के लेवल पे जहाँ पे आके बॉल गिरी है यहाँ पे तक, तो इसके बीच की डिस्टेंस मतलब रेंज। ठीक है, तो क्या क्या निकालना है? हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। ठीक है, पहले हाइट निकालते हैं। हाइट इक्वल टू था, यहाँ पे देखना जहाँ पे ना सो हो बताना, हाइट इक्वल टू था u² sin² थीटा अपॉन 2g।
था ना। Yes. u कितना है 28 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 का स्क्वायर अपान में 2g, g की वैल्यू 10, कितनी लेनी है 10, आसानी से सॉल्व होगा। 28 इंटू 28 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होल अपान में 20, सॉल्व करोगे 28 कितना होगा 784 इंटू 1/4 इंटू 20, ठीक है। पहले 4 से डिवाइड कराओ, कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 3 8, 4 9 जा 36, 2 4 6 जा 24, ठीक है। अब कितने से कट कराओ 4 से, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, कट करवाओगे कितना आएगा 9.4 9 जा 45, 4 9.8, और हाइट है तो किस में आएगा मीटर में, क्योंकि मीटर पर सेकंड चल रहा था। दिख रहा है कि नहीं उसमें, देखना दिख रहा है। दूसरा निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट t, 2u साइन थीटा अपान g, क्या हुआ 2 इंटू यू की वैल्यू 28 इंटू साइन थीटा साइन 30, एक बार 4 9 का चेक कर लीजिए 36 नहीं आ रहा है क्या, ये देख लेना सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन तो आता है सबको। g की वैल्यू 10 रखनी है, t 28 इंटू 2 इंटू 1/2 अपान में 10, 2 से 2 कैंसिल, ये 28 है 2 से कट करो, ये सीधे 2.8 आ जाएगा, सेकंड आएगा, क्या आएगा सेकंड, उसमें दिख रहा है 28 सेकंड 2.8 सेकंड। हाँ तीसरा रेंज, रेंज निकालना है तो रेंज का फार्मूला क्या है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में g, u स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा साइन 2 इंटू 30 अपान में g मतलब 10, ठीक है। 28 का स्क्वायर कितना आया था 784 इंटू साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 हो जाएगा ना, 30 इंटू 260, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपान में 10, ठीक है। कट करवाना 2 से कितना आएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, 10 से कट करोगे 39.2 √3 की वैल्यू रखोगे 1.73, जो वैल्यू आएगी आर की वो आएगी मीटर में, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, जितनी वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है। और अगर वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसी का दूसरा वाला फॉर्म, प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड फॉर्म। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।